Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the liberal humanism. Liberal humanism can be defined as the philosophy or the movement that is started in 20th century, in which man and his capabilities were the central concern. It can be defined as the system of the historical changes that recognize the value of the human beings और एज अ इंडिविजुअल के तौर पर और उसके जो राइट्स थे लिबर्टी के और हैप्पीनेस के वो एक्सेप्ट किए गए। मतलब ये कि मैन जो था ह्यूमन बीइंग थे वो सेंट्रल कंसर्न थे, वही स्टडी और रिसर्च का मकसद था। बेसिकली इसमें अगर आप इसकी स्टडी के हवाले से देखें तो बेसिकली जब आप किसी लिटरेचर या लिटरेरी टेक्स्ट को देखते हैं तो आपने इसको स्टडी करते हुए इसका क्रिटिसिज्म करते हुए एक चीज़ मद्देनजर रखनी है, हमेशा इसे आइसोलेट या डिटैच करना है इसके कॉन्टेक्स्ट के साथ और इसकी एज के साथ। क्योंकि जब आप कॉन्टेक्स्ट एज के साथ इसको रीड आउट करने या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो बाइसनेस क्रिएट होती है, प्रेजुडिस एटीट्यूड डेवलप होता है और जो ग्रे एरियाज हम फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं वो फाइंड आउट नहीं हो पाते। क्योंकि जब आप कॉन्टेक्स्ट को रीड आउट करोगे, बैकग्राउंड को देखोगे, इन सब चीज़ों से आपका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा एक खास डायमेंशन की तरफ, और जो ग्रे एरियाज जो लूप होल्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाओगे। सो आपको अवॉइड करना है आइडियोलॉजिकल आइडियाज से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इसके प्रिंसिपल डिफाइन किए। 10 प्रिंसिपल थे जिसमें मॉरिस था, लेविस था, I.A. रिचर्ड्स थे। इन तीनों ने मिलकर कहा कि गुड लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है। वो कहते हैं गुड लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर होता है जो एक टाइमलेस होता है, ट्रांसेंडेंट होता है, और ये हमें बताता है कि व्हाट इज़ कांस्टेंट इन द ह्यूमन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम चौसर के कैंटरबरी टेल को ले रहे हैं तो उसके जो करेक्टर, जो मोंक का करेक्टर है, वाइफ ऑफ बाथ का है, पार्टनर का, ये सारे करेक्टर्स हैं जो आज भी हमारे इस मॉडर्न एज के अंदर मौजूद हैं। जैसे मोंक आज भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रचार तो करते हैं मतलब नेक होने का, विचुअस होने का और इस किस्म का, खुद तो पेट भर कर खाना खाते हैं बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द पेन एंड द मिजरी ऑफ द अदर ह्यूमन बींग्स। तो ये ऐसे करेक्टर है जो कि डिपिक्ट करता है कि ये एक यूनिवर्सल और ये ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट कर रहा है कि ह्यूमन नेचर जो है वो कांस्टेंट है उस टाइम की भी और आज के टाइम के ह्यूमन बींग्स की भी। इसी तरीके से वो कहता है कि जब लिटरेचर को आपने स्टडी करना है तो हमेशा याद रखें इसे सब ऑर्डिनेट रेफरेंसेस के साथ कभी भी स्टडी नहीं करना। इसमें सब ऑर्डिनेट रेफरेंसेस में आ जाते हैं सोशियो पॉलिटिकल आ जाते हैं, इसकी हिस्ट्री आ जाती है, इसके ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। अब जब आप किसी भी लिटरेचर को लेके तो आपने सिर्फ ये देखना है ये सोशल इश्यूज हैं, ये इसकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, जैसे कि हमने नाजी जर्मनी की बात करते हैं उस टाइम के हम लिटरेचर को देखते हैं तो हम उसके जो है उसके सारे कॉन्टेक्स्ट को रीड आउट करने लग जाते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन को के ये डिक्टेटरशिप थी, सोशल इश्यूज को देखने लग जाते हैं, उसकी हिस्ट्री के देखना शुरू कर दें या फिर खुद ऑथर की ही ऑटोबायोग्राफी को देख लें कि उसका बचपन, उसका चाइल्डहुड, उसकी जो यूथ जो है किस टाइम और किन लोगों के साथ गुजरी। जब इन चीज़ों को भी देखना शुरू कर देंगे तो हम लिटरेरी टेक्स्ट को स्टडी का जो मकसद है वो जो है हम हासिल नहीं कर सकते। हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इसे इन सब लवाजमात से आज़ाद कर दें, डीटैच कर दें, आइसोलेट कर दें। जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड कहते थे कि जब आपने किसी भी लिटरेचर को स्टडी करना है तो हमेशा आइसोलेट कर दें। किन चीज़ों से? आइडियोलॉजिकल एजम्पशन, जो पहले ही से आइडियाज़ हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन से भी दूर कर दें। गोल ऑफ द क्लोज वर्बल एनालिसिस टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ, हर चीज़ को क्लोजली इनसाइट की आंख से, ऑब्जर्वेशन की आंख से आपने जो है उसको ऑब्जर्व करना है। आप क्या उस लिटरेरी टेक्स्ट को रीड आउट करके क्या नतीजा खस करते हैं, क्या कंक्लूड करते हो, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मैथ्यू आर्नल्ड कि जो कहते हैं कि आपने क्लोज एनालिसिस के थ्रू आपने देखना है कि उसके अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट करेक्टर्स हैं, उनका एनालिसिस करना है। इट रियली इज ऐसा ही है। फिर उसके अलावा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि जब भी आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को जो है लिटरेरी टेक्स्ट को जब भी आपने रीड आउट करना है तो ये बात जहन में रखनी है कि जो ह्यूमन नेचर होती है वो अनचेंजिंग होती है। जैसे कि मोंक का जो करेक्टर था कैंटरबरी टेल में, आज भी मोंक ऐसे ही हैं बहुत से हमारे लोग सोसाइटी के अंदर। प्रायरस का करेक्टर था वो भी वैसा था, आज भी वैसे लोग मौजूद हैं। इसी तरह पार्टनर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जैसे कोई गलत तरीके से या रॉन्ग वे से अगर अर्निंग गेट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे होते हैं। चैरिटी करके वो ये समझते हैं कि इफ़ दे विल डू द चैरिटी एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी, लोगों की हेल्प आउट करेंगे तो जो उनका सिन है वो रिमूव हो जाएगा। सो उनका करेक्टर और वो जो करेक्टर था
पार्टनर का, उस टाइम में भी और आज के भी टाइम में भी सेम है। सो ये बेसिकली ह्यूमन नेचर ये डिपिक्ट करता है कि ह्यूमन नेचर जो होती है अनचेंजिंग होती है और कंटिन्यूटी उसके अंदर होती है, ठीक है, अनचेंजिंग होती है, कंटिन्यूटी होती है और वैलिड ओवर द इनोवेशन। और जो हमेशा याद रखें कि ह्यूमन की अनचेंजिंग नेचर को आप जब राइटर लिख रहा होता है तो उसको प्रायोरिटी दे रहा होता है, उसके नेचर को, उसके इंस्टिंक्ट को, क्यों, और उसके ऊपर इनोवेशन जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उसकी बजाय उसकी नेचर को, अनचेंजिंग नेचर को, कंटिन्यूटी को वो फोकस करता है। फिर वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा है कि जब आप लिटरेचर को जो लिटरेचर है जब उसको आप रिव्यू कर रहे होते हो तो एक बात नजर रखें कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसका सबसे बड़ा एसेट क्या चीज़ होती है। उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, कोर कंपिटेंसी होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी से उसे नवाजा होगा जो उसे डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे ह्यूमन बीइंग से, तो यही उसकी इंडिविजुअलिटी, ये कोर कंपिटेंसी है। फॉर एग्जांपल वो बहुत अच्छा प्लानर है, ठीक है, सम पीपल आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, सम पीपल आर वेरी गुड कंसल्टेंट, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर लेते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। ऑल्दो के हमेशा ये होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं हर इंसान के अंदर एक इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो लिबरल ह्यूमनिज्म से रिलेवेंट लोग थे वो ये कहते थे कि इंडिविजुअलिटी को एज अ एसेंस, एक एसेट के तौर पे आपने लेना है, एक ऐसा एसेंस इंपॉर्टेंट जिसको आप सिक्योरली पोजेस्ड बाई, जो कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होती है और ये ट्रांसेंड ऑब्जेक्ट होता है। और आपने, और ये जो चीज़ है जो उसकी इंडिविजुअलिटी है इसको आपने डिस्टिंग करना है किससे, फ्रॉम द सोर्सेज, फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। इंडिविजुअलिटी जो है, ठीक है, उसको आपने एड्रेस करना है, उसको फोकस करना है, क्योंकि हर बंदा जो है उसी को पोजेस कर रहा है। फिर उसके अलावा कहता है कि क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो चेंज भी होती है, एक्सपीरियंसेस भी आपके चेंज होते हैं, आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो रही होती है। तो जब आपने देखना है इंडिविजुअल्स को, उनकी इंडिविजुअलिटी को, तो एज ए एसेंस के तौर पर लेना है और ये करना है कि सिक्योरली पोजेस्ड बाई, और हर बंदा इसको रखता है, ट्रांसेंड ऑब्जेक्ट होता है और हमेशा ये डिफरेंशिएट करता है सोसाइटी के, क्योंकि जो सोसाइटी और ये एक्सपीरियंस और लैंग्वेज है ये एक ऐसे चेंजिंग किस्म के एलिमेंट है, लेकिन इंडिविजुअलिटी जो ह्यूमन नेचर और इंस्टिंक्ट होती है वो चेंज नहीं होती। अब इसके बाद वो कहता है कि हमेशा एक बात, कुछ उसने लैंग्वेज के हवाले से भी कुछ हमें जो है पैरामीटर्स हमें बताए कि लैंग्वेज किस किस्म की होनी चाहिए, फॉर्म और कंटेंट के हवाले से उसने डिफाइन किया। वो कहता है कि हमारा जो पर्पस होना चाहिए लिटरेचर का, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने अब इन्हांस करना है, जो लाइफ को इन्हांस करना है, कि लाइफ को हमने इन्हांस इन अ नॉन प्रेगमेटिक वे के थ्रू करना है। नॉन प्रेगमेटिक वे के थ्रू कि हमारा जो लिटरेचर होगा वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगा, लोगों के लिए कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल चौसर ही की ले लें, चौसर की कैंटरबरी टेल है जिसमें जो मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं वो बेसिकली हमें ये बड़े ही स्वीट लैंग्वेज के अंदर, बड़े ही शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर वो हमें ये कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा है और हमें अपने लिटरेचर के थ्रू मोटिवेट कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स की ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। उसका मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है, दरअसल हमें एक सिनारियो दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है कि हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करें। सो हमारा पर्पस ऑफ लिटरेचर होता है कि जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को बेटर बनाया जाए सोसाइटी के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इन अ नॉन प्रेगमेटिक वे। फिर वो कहते हैं फॉर्म और कंटेंट के हवाले से, फॉर्म और कंटेंट के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता है कि जब आप फॉर्म और कंटेंट को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपने फोकस करना है नेचुरल चीज़ों पे, कि जब आप फॉर्म और कंटेंट डेवलप करें तो उसमें किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ना हो, जिसमें आप कह सकते हैं फैंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाए, और अवॉइड द क्लैशी एंड इन्फ्लेटेड स्टाइल। ऐसा स्टाइल आपने अडॉप्ट करने से अवॉइड करना है जो कि स्टीरियोटिपिकल किस्म का करेक्टर हो, और ऐसा लिटरेचर के अंदर ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं करनी जिसके थ्रू जो है वो जो करेक्टर्स या सिचुएशंस या प्लॉट्स वगैरह हैं वो ऐसा महसूस हों कि दे आर नॉट ओरिजिनल। और इसके अलावा जो स्टाइल होता है वो हर किस्म की आर्टिफिशियल वे से, फैंसी से, एग्जेजरेशन से फ्री होना चाहिए, और तभी पॉसिबल है कि हम जो डिफरेंस है बिटवीन द वर्ड्स एंड थिंग इज अबॉलिश्ड कर सकते हैं।
फिर आगे वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बता रहा है कि जब हमने कोई भी नॉवल क्रिएट करना है, पोइट्री क्रिएट करनी है, कोई भी, तो हमारा जो स्टाइल होना चाहिए वो हमेशा हमेशा मतलब हम टेलिंग की बजाय हमारा स्टाइल होना चाहिए एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन करना। ये नहीं है हम मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल अब कोई भी हम नावल लेते हैं तो हम उसमें नावल के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम उसके जो मुख्तलिफ जो करेक्टर्स हैं उनके एक्शंस के थ्रू हम उस सारी स्टोरी को पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, ना कि ये हम बता रहे हैं कि ये वाला करेक्टर ये कर रहा है, दिस करेक्टर वाज डूइंग दिस वन। सो बेसिकली जैसे कि टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वो बता रहे हैं कि जी मिसेस राम से ये कर रही हैं, मिस्टर राम से ये कर रहे हैं, और लिली ब्रिस्को जो है पेंटिंग कर रही है, सारे एलिमेंट हमने उनके एक्शंस के थ्रू जो जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर के थ्रू हमने ये डिपिक्ट करना है कि उनके मीनिंग को अखज करना है। फिर वो कहता है कि जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तो क्रिटिसिज्म जब हम किसी भी टेक्स्ट का कर रहे होते हैं तो हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को फ्री रखना है कुछ चीज़ों से, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं, हमने ये करना है कि जब हम क्रिटिसिज्म शुड इंटरप्रेट द टेक्स्ट unencumbered by the theorizing by the preconceived ideas, कि जब हम उस पर क्रिटिसिज्म करने हैं तो पहले से जो प्रायर नॉलेज या प्री कंसीव्ड आइडिया, जो पहले से जजमेंट हमने बनाई हुई है उस बेस पे नहीं हमने करना, जो पहले से थेरीज हैं उसको अप्लाई करके तो जनाब हम रिजल्ट उसको जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी थेरी अप्लाई कर रहे हैं पहले की, कभी हम जो है पहले जो मुख्तलिफ स्टडी से रेलिवेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो कंक्लूड किए उन्हीं की जजमेंट को लेके से कंटिन्यू करें। इंस्टेड हमने क्या करना है कि जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है, और वो मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन का मेथड, एम्पिरिकल मेथड का, जो कि एक रिसर्च का, वो कहते हैं एक्यूट ऑब्जर्वेशन जो होती है, बहुत गहरी डीप ऑब्जर्वेशन करके आपने आपने जो है अपने सेंसेस के थ्रू, जो आपकी सेंसेस रिसीव्ड कर रही हैं उसके थ्रू आपने उसको क्रिटिसिज्म को कंक्लूड करना है। आप कह सकते हैं कि यू मस्ट ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, आप एम्पिरिकल वे से, डायरेक्ट वे से और सेंसरी इनकाउंटर के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लिबरल ह्यूमनिज्म।